हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और आज की हमारी क्लास नंबर 5 है जिसमें हम पढ़ेंगे वेबर का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे कोई पीजीटी वाला बच्चा हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट दे रहा हो या फिर नेट दे रहा हो, अगर ज्योग्राफी में वेबर का सिद्धांत आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं जो उद्योग अवस्थिति सिद्धांत है, इसमें जो विनिर्माण के अंदर वर्ड यूज करेंगे हम वो क्या होता है। तो देखो, कहीं पे भी अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके लिए जिन भी पदार्थों की कच्चे माल की नीड होती है उसका किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में उपलब्ध होना वही कहलाता है विनिर्माण केंद्र। यानी कि कोई एक एरिया है और वहाँ पे कच्चा माल मिल रहा है, वो कहलाता है क्या? विनिर्माण केंद्र। तो 4 प्रकार के कारखाने होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं वो स्थापित किए जाते हैं। कौन से हैं 4 प्रकार? फर्स्ट देखिए, कच्चे माल पर आधारित जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो कच्चे माल पर आधारित, यानी कि जो इंडस्ट्रीज उस एरिया में स्थापित की गई हैं जहाँ पे जो कच्चा माल मिलता है वो वाला एरिया होता है। दूसरा है शक्ति आधारित कारखाने, यानी कि जो भी कारखाने शक्ति आधारित, यानी कि जैसे देखो भाई, जो कारखाने किससे चलते हैं, हम हर एक इंडस्ट्री में किसका यूज़ कर रहे हैं? कोयले का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके आसपास अगर मान लो हमने कोई भी कारखाना स्थापित कर दिया तो वो क्या हो गया? शक्ति आधारित कारखाना हो गया। नेक्स्ट है श्रम आधारित कारखाना, यानी कि वह कारखाना जहाँ पे श्रम, यानी कि जो लेबर वर्कर्स वगैरह होते हैं वो हमें अधिक से अधिक जहाँ पे मिल जाते हैं वो वाला एरिया है, वहाँ पे उद्योग धंधे हैं। तो ये है श्रम आधारित कारखाने। आगे है बाजार आधारित कारखाने, यानी कि बाजार के निकट जो भी कारखाने स्थापित किए जाते हैं वो वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो उद्योग धंधे हैं वो। नेक्स्ट देखिए, ये वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एल्फ्रेड वेबर, हूवर, प्लेंडर, लॉश और इजार्ड मोदे ने 20वीं सदी में दी थी। जो ये उद्योगों से संबंधित थी ये थ्योरी कब दी थी? 20वीं सदी में दी थी। किस किस ने? एल्फ्रेड वेबर, हूवर, प्लेंडर, लॉश और इजार्ड मोदे ने दी थी, ठीक है। और ये उद्योगों से रिलेटेड थी। आगे देखिए, इंडस्ट्री के लिए जो लोकेशन, यानी कि उद्योग के लिए जो अच्छी से अच्छी जो लोकेशन होती है, कहाँ पे हम उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं, उसका पता लगाना जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्टिमल लोकेशन। यानी कि जो उद्योग धंधे हैं उनको स्थापित करने के लिए जो बेस्ट से बेस्ट लोकेशन होती है वो ढूंढना, जहाँ पे हम अधिक से अधिक प्रॉफिट ले सकें। तो ये क्या कहलाती है? ऐसी लोकेशन, ऑप्टिमल लोकेशन। ऐसी लोकेशन जहाँ पे हम उद्योग धंधे स्थापित करें तो हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो कैसी लोकेशन हो सकती है वो? या तो मार्केट के अधिक निकट होगी, या फिर जो कच्चा माल है वो अधिक होगा वहाँ पे, या फिर श्रम शक्ति। ये चारों के चारों पॉइंट हमने पढ़े थे, इसी में से एक होगी वो लोकेशन, वही कहलाएगी ऑप्टिमल लोकेशन। आगे देखिए, अनुकूलतम व्यवहार पर आधारित। अनुकूलतम व्यवहार पर आधारित ये 2 तरह से होती है। पहली होती है न्यूनतम लागत सिद्धांत। न्यूनतम लागत सिद्धांत जो होता है उसमें क्या होता है कि कम खर्चा लगाना और उससे जो उद्योग में बना माल है वो अधिक रेट पर बेचना, जिससे हमें अधिक लाभ हो जाए। और दूसरा है अधिकतम आय या फिर बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत। अधिक आय हो कब? जब बाजार में अधिक जो कंपटीशन लेवल होता है वो अधिक होता है, यानी कि हमारा जो माल है वो मार्केट में और सारा माल है ना, उन सब से अच्छे दामों पर बिक रहा है और अधिक मात्रा में बिक रहा है। क्या है इसमें? जो उद्योग लोकेशन से जो अधिक लाभ होता है ना, वही है बाजार प्रतिस्पर्धा में। यानी कि मान लो कोई भी उद्योग है वो जहाँ पे भी स्थित है और वहाँ पे जो बाजार है उसमें अधिक प्रतिस्पर्धा हो, यानी कि जो पर्टिकुलर उद्योग है वो अधिक से अधिक लाभ कमा रहा है, अधिक से अधिक अपना सामान बेचकर, ठीक है। तो ये 2 तरह से सिद्धांत है। ये क्या है? या तो न्यूनतम लागत लगा के अधिक ये लाभ लेना, या फिर बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा और हमारा जो माल है वो उचित रेटों पर अधिक बिक जाए, ठीक है। और जो ये वेबर मोदे ने जो सिद्धांत दिया था ये कौन सा था? ये था न्यूनतम लागत पर खर्च, ये कम खर्च में अधिक लाभ वाला सिद्धांत था। क्या था? कम खर्चा करके कोई माल बनाया जाए और उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए, ये था वेबर का सिद्धांत। तो देखो, जो वेबर महोदय ने जो ये अपना उद्योग अवस्थिति सिद्धांत दिया था ये जर्मन लैंग्वेज में दिया था सबसे पहले। कब?
1909 में। हमने पीछे पढ़ा था ना 20वीं शताब्दी में, तो 1909 में सबसे पहले ये जर्मन लैंग्वेज में दिया गया, फिर 1929 में इसको इंग्लिश में प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो जो ये लोकेशनल थ्योरी थी ये इंडस्ट्री से रिलेटेड, इसमें क्या था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, और जब भी हम चाहे हम पीजीटी में एग्ज़ाम दे रहे हों तब हमें लिखना हो ये, या फिर हम कोई भी ऐसा या स्टेट का टेट कोई भी दे रहे हैं या नेट दे रहे हैं, उनमें जो ये वर्ड है ना, इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड पूछ लिया जाता है, या फिर 4 ऑप्शन में दे देंगे कि वेबर के सिद्धांत से रिलेटेड कौन सा नहीं है या कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्या है। पहला है सर्वत्र सुलभ पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जो कई जगहों पे कई लोकेशन पे उपलब्ध हो और हर लोकेशन पे उसका जो प्राइस है वो सेम रहे, वो कहलाता है सर्वत्र सुलभ पदार्थ, यानी कि हर जगह एक ही रेट में मिलने वाला पदार्थ। दूसरा है स्थानीय पदार्थ, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर कोई भी एक पदार्थ कच्चा माल जो वो पाया जाता है वो कहलाता है स्थानीय पदार्थ। नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं तो उनका वेट नहीं घटता है, या फिर हम कच्चे माल से कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो जितना कच्चे माल का वेट था ना उतना ही उस प्रोडक्ट का भी माल वो वेट रहे, बाहर घटे नहीं उसमें। नेक्स्ट है मिश्रित पदार्थ। जो मिश्रित पदार्थ होता है ना, इसमें पदार्थ का ये कोई भी एक प्रोडक्ट था उसका जो वेट होता है ना वो घट जाता है। कैसे, जैसे देखो हम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाते हैं तो भाई जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से हल्का हो जाता है, तो ये कहलाते हैं मिश्रित पदार्थ। नेक्स्ट है पदार्थ सूचकांक। पदार्थ सूचकांक क्या होता है, जो भी कच्चा माल होता है या फिर उससे जो प्रोडक्ट बना होता है ना उसके भार का अनुपात होता है, वो होता है पदार्थ सूचकांक। और ये अलग अलग भी हो सकता है और ये एक भी हो सकता है। मान लो 10 किलो कोई चीज़ है, उससे 10 ही किलो का माल तैयार हो जाए, प्रोडक्ट तैयार हो जाए, या फिर 10 किलो की कोई चीज़ है उससे 8 का तैयार हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से वेट होता है इनका, और ये कहलाता है पदार्थ सूचकांक। ये रेशो होता है कच्चे माल का और उत्पादित माल के भार का, यानी कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें क्या है, जो पदार्थ का सूचकांक होता है वो 1 होगा। इसका मतलब क्या है भाई, शुद्ध पदार्थ यानी कि कच्चा माल जितना है उतना ही प्रोडक्ट तैयार होना, उसके वेट में कमी ना आना, उसका सूचकांक यानी कि उन दोनों का, कच्चे माल का भी और रॉ मटेरियल का भी, और जो प्रोडक्ट हुआ है इन दोनों का जो रेशो होगा वो 1:1 होगा, यानी कि 1 होगा इनका सूचकांक। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीयकरण का भार। स्थानीयकरण भार क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र से जो कच्चा माल हम ढो के लेके जाते हैं ना, दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, उसका वो परिवहन ही कहलाता है स्थानीयकरण का भार, स्थानीयकरण भार। आगे देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आइसोडापेन। ये तो एग्ज़ाम में आता ही आता है, कभी नेट में दे देते हैं और कभी जो पीजीटी वाला जो ये टेट एग्ज़ाम होता है इसमें भी आ जाता है। देखो जो मैक्सिमम और जो मिनिमम परिवहन की लागत होती है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है वह कहलाती है आइसोडापेन। यह परिवहन लागत को दर्शाती है, यानी कि मैक्सिमम और जो मिनिमम। मैक्सिमम तो भाई इतना खर्चा हो सकता है और मिनिमम ये है, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है वही कहलाती है आइसोडोपेन। ठीक है, अब देखिए जो इसकी उद्योग अवस्थिति सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले है जहां उद्योग लगाना है ना वह क्षेत्र धरातल जलवायु प्रशासन से और स्वतंत्र हो और समक्षेत्र हो और उद्योगों के अनुकूल हो। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं भी उद्योग लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो वहाँ का हमें जो धरातल है वो उस उद्योग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो वाला जो क्षेत्र है ना वो उस उद्योग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो जलवायु है वो भी उस उद्योग के, मतलब उसमें जो कुछ भी मटेरियल तैयार होगा उससे अनुकूल होनी चाहिए, उसके अनुकूल हो। जैसे देखो हम धागा बनाते हैं तो जो धागा होता है वो थोड़ी बहुत नमी वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ बनेगा। ठीक है, तो धागा बनाने के लिए जलवायु का देखना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशासन जो है वहाँ का वो भी उद्योगों के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, ताकि भाई जो उद्योग धंधे हैं उनमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना कर पाए। अगला है जो वस्तु उत्पादित करनी है उसे एक इकाई माना जाए। नेक्स्ट है
कारखाने की जो पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाई हम उद्योग धंधा लगा रहे हैं, उससे पहले हमें ना उद्योगों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हम अच्छे से उस उद्योग को, उस इंडस्ट्री को रन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है तैयार माल के लिए बाजार की पूर्ण जानकारी। भाई अगर हमने माल बना लिया तो हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि हमें कौन सी मार्केट में जाके इसको सेल करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कुशल और जो अकुशल श्रमिक हैं वो इजीली मिल जाएं। अगर श्रमिक अच्छे से इजीली उपलब्ध हो जाएंगे और मान लो भाई उनको कम हमें वो सैलरी देनी पड़ेगी और अधिक काम हो जाएगा, तो हमें क्या उसमें लाभ होगा इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है परिवहन हो, जो कि जो भी भाई फेयर वगैरह जो किराया होता है, जो वजन होता है, वो दूरी के अनुसार बढ़ेगा, या यातायात की ये सारी सुविधाएं भी होंगी। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि मान लो कच्चा माल हम ढो के लेके जाएंगे तो जो माल का वजन होगा ना उसी के हिसाब से हमें पैसे पे करने पड़ेंगे किराए के। ये नहीं कि भाई मान लो हमने कच्चा माल मंगाया किसी ट्रक में लोड करवा के, और ट्रक में चाहे 10 क्विंटल भर दो या फिर 1 क्विंटल भर दो, वो इक्वल ही वही पैसे चार्ज करेगा। नहीं भाई, ये है ना दूरी के हिसाब से और वजन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है परिवहन लागत का प्रभाव। देखिए फर्स्ट है कच्चा माल और एक बाजार। इसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं भाई। कच्चा माल और जो बाजार होता है एक, उसकी 3 स्थितियां देखते हैं। पहली है, सबसे पहले देखिए, अगर कच्चा माल कई जगह पे मिल रहा है तो जो उद्योग हैं वो बाजार में या फिर बाजार के पास ही स्थापित होने चाहिए। इसका मतलब है भाई मान लो 3-4 पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे हम माल खरीदने गए कच्चा माल, और हमें सेम जगह सेम रेट पे मिल गया, वो हर जगह पे सेम रेट पे ही मिल रहा है। ठीक है। तो एक ही रेट पे मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अपनी जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो बाजार के निकट लगा लेंगे। क्योंकि अगर हम कच्चा माल कहीं से भी लाते हैं, चाहे हम वो किसी ए स्थान से लाएं, बी से लाएं, सी से, डी से, लेकिन हमें सेम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है, तो हमें वहाँ से वो लेके तो आना ही पड़ेगा ना। लेकिन जो हम मटेरियल तैयार कर रहे हैं वो मटेरियल अगर डायरेक्ट बाजार के पास ही हम तैयार करें तो हम जो बाजार के अंदर बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगाएंगे ना, उसका खर्चा हमारा बच जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हमें जो कच्चा माल है वो कई जगह पे उपलब्ध होगा तो हम बाजार के पास या फिर बाजार के निकट ही अपनी जो इंडस्ट्री है उसको स्थापित कर लेंगे। सेकंड है, अगर कच्चा माल शुद्ध है तो उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र के निकट या जो फिर बाजार है वहाँ पे स्थायी किया जाएगा। देखो भाई, जो कच्चा माल शुद्ध है इसका मतलब वो है कि अगर हमने 10 क्विंटल कोई भी चीज़ कच्चा माल लिया है और उससे प्रोडक्ट तैयार किया, वो भी 10 क्विंटल ही हो गया, तो ये है शुद्ध माल। ठीक है, जिसके वेट में कोई कमी नहीं आ रही है। तो फिर चाहे तो हम उसके निकट कर लें स्थापित अपना जो उद्योग धंधा है, या फिर बाजार के निकट कर लें। ठीक है। तो फिर ये कच्चा माल लेके जाएंगे हम, मान लो मार्केट के पास हमने कोई भी इंडस्ट्री लगा दी तो भी हमने कच्चे माल पे परिवहन किया, या फिर कच्चे माल के निकट कर लेंगे तो भी हमने बाजार तक परिवहन किया। तो एक तरफ का ही परिवहन करना पड़ेगा हमें। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कच्चा माल मिश्रित हो तो उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में स्थापित होगा। देखो भाई, मिश्रित का मतलब वजन घट सकता है, यानी कि 10 किलो चीज़ ली है हमने और वो 8 किलो रह सकती है, तो ये है मिश्रित। ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हम उस एरिया में ही इंडस्ट्री लगा लेंगे ना जहाँ पे हमारा वो माल स्थापित है कच्चा माल, तो क्या होगा, हमारा जो माल का जो वो वेट घट रहा है ना वो नहीं घटेगा, हमें डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए वो मिल जाएगा। ठीक है। फिर हमें इसकी जो ये लागत थी, जो 10 किलो से 2 किलो घट रहा था वो बच जाएगी हमारी, 10 किलो से 2 किलो वेट कम हो रहा था वो बच जाएगा हमारा। ठीक है। आगे देखते हैं, एक बाजार और 2 कच्चे माल। इसकी भी 3 स्थितियां हो सकती हैं भाई। अगर एक बाजार में हम सामान बेच रहे हो और 2 जगह से हम कच्चा माल ले सकते हो तो 3 स्थितियों में उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। फर्स्ट है, अगर 2 जगह कच्चा माल है तो उद्योग बाजार में स्थापित करेंगे। क्योंकि हम कौन से भी स्थान से लेके आए जो कच्चा माल है वो लाना तो हमें एक ही जगह पे पड़ेगा और सेम रेट होंगे चाहे हम कहीं से भी ले लें। तो हम उद्योग धंधे कहाँ स्थापित करेंगे, बाजार के नज़दीक स्थापित करेंगे। नेक्स्ट है, अगर एक कच्चा माल हर जगह मिलता है लेकिन दूसरा कच्चा माल जो है वो शुद्ध है लेकिन दूर है, तो भी बाजार के पास ही होगा। कैसे होगा, मान लो ये एक कच्चा माल है
ये कई जगह पे हमें मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा कच्चा माल है ना वो शुद्ध है, वो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब उसके वेट में कोई कमी नहीं आ रही, तो कहीं से भी ले लो हमें तो सेम लागत पड़ेगी, उसकी कम ही नहीं हो रहा है ना, बेशक से चाहे वो एक जगह पे स्थापित है, लेकिन उसका जो वेट है वो तो कम नहीं हो रहा है ना। तो तब इस दशा में भी हम क्या करेंगे, बाजार के पास ही उद्योग धंधे स्थापित कर लेंगे। नेक्स्ट है, अगर दोनों कच्चे माल एक स्थान पर मिल जाएं लेकिन मिश्रित हो, यानी कि जो उनका वजन है वो कम होगा भाई, ठीक है। मिश्रित में जो कच्चा माल होता है उसका वजन घट जाता है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो जो उद्योग है वो इन स्थानों के पास ही जो कच्चा माल है ना वहीं पे ही लगा लेंगे, चाहे बाजार कितना भी दूर हो। मान लो भाई 2 स्थानों पे हम कच्चा माल ले रहे हैं और दोनों ही, मान लो ये मैंने लिया 10 क्विंटल माल ले लिया, चाहे कहीं से भी उठाया, लेकिन इसको हम दूसरी जगह लेके जाएंगे और प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 2 किलो घट गया ना, 2 क्विंटल घट गया भाई यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम मार्केट में भाई कहीं भी कितनी दूर भी जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जब प्रोडक्ट का वो वेट तो नहीं घट रहा ना, लेकिन कच्चे माल का वेट घट रहा है, तो क्यों ना हम उद्योगों को वहीं पे ही स्थापित कर लें कच्चे माल के पास ही, ताकि जो उस पे परिवहन का खर्चा हो रहा है वो बच जाएगा, और जो वो 2 क्विंटल घट रहा है वो भी बच जाएगा, और जो प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ है उसको तो हम दूर ले जाके ट्रांसपोर्टेशन से भी बेच सकते हैं, लेकिन परिवहन का खर्चा बच गया है। यहाँ पे हमारा जो कच्चा माल हम ढो के लेके जाते और उसके वेट में कमी आती वो भी नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो स्थानीयकरण का जो त्रिभुज सिद्धांत है वो दिया वेबर महोदय ने। इसमें क्या कहा, देखो 2 स्थितियां हैं इसमें भी। पहली है मिश्रित पदार्थ की सिचुएशन। मिश्रित पदार्थ की सिचुएशन क्या है, देखो भाई यहाँ से हमने 2 टन मान लो माल उठाया है, या फिर हमने यहाँ से 3 टन उठाया, ठीक है, ये है। फिर ये जब उद्योग धंधों तक, जब इंडस्ट्री तक ये पहुंचा ना, तो इसका वेट कम हो गया, यानी कि जो कच्चा माल था वो देखो 1 टन ही रह गया यहाँ पे वेट में, ये वेट जो था इसका कच्चे माल का वो लॉस हो गया उसमें, तो ये कहलाया मिश्रित पदार्थ सिचुएशन, जिसमें कच्चे माल में क्या हो गया, उसके भार में कमी आ गई है। नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ वाली सिचुएशन। जो शुद्ध पदार्थ क्या है भाई, शुद्ध पदार्थ होगा ना उसमें चाहे कितनी दूर ले जाओ, कितना ही प्रोडक्ट तैयार करो, उसमें वेट में कमी नहीं आएगी। देखो यहाँ से 1 टन लेके गए भाई, यहाँ से भी 1 टन लेके गए, तो इनमें कहीं पे भी वेट में कमी नहीं आई, और ये 2 किलो वेट ही इंडस्ट्री तक ये पहुँचा है, ठीक है। तो ये हो गया वेट गेनिंग इंडस्ट्री। तो फिर क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो स्थानीयकरण का जो त्रिभुज सिद्धांत है उसमें कौन सी 2 स्थितियाँ बनती हैं, एक तो मिश्रित पदार्थ सिचुएशन बनती है और एक शुद्ध पदार्थ सिचुएशन बनती है। फिर ये भी आ जाएगा कि जो मिश्रित पदार्थ वाली सिचुएशन है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी प्रोडक्ट है उसमें वेट लूज हो जाता है, यानी कि जो कच्चा माल है उसका वेट कम हो जाता है। और जो शुद्ध पदार्थ वाली जो सिचुएशन है ना ये वाली, इसमें क्या होता है, वेट गेन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रम लागत का प्रभाव। श्रम लागत का जो प्रभाव होता है इसमें देखो, या तो जो परिवहन की लागत होती है वो लगती नहीं है, और लगती है तो बहुत ही नाम मात्र लगती है, श्रम लागत का प्रभाव होता है इसमें। इसमें परिवहन से रिलेटेड नहीं है, ये ज़्यादा रिलेटेड है श्रमिकों से, किससे, जो भी लेबर वर्क हो रहा है ना उससे रिलेटेड है। फर्स्ट देखिए इसमें श्रम लागत सूचकांक। जो श्रम लागत सूचकांक होता है ना वो क्या होता है कि जो श्रम लागत और जो निर्मित माल है उसका रेशो निकाला जाता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हमने तैयार किया है वो उसमें जितने भी श्रमिकों को वेतन दिया गया है वो, और उसके अनुपात में आ जाएगा निर्मित माल की भाई कितने श्रमिक थे, उन्होंने इतने रुपए में इतना निर्मित माल हमें दिया है, यानी कि हमने किसी, मान लो हमने 10,000 रुपये पे किए श्रमिकों को, और उसने जो भी माल प्रोडक्ट तैयार करके दिया है ना, ये इनका रेशो होता है, ये जो श्रम लागत सूचकांक होता है ये, ठीक है। क्या, श्रमिकों को दिया गया वेतन रेशो निर्मित माल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्थानीयकरण भार। स्थानीयकरण भार में क्या होता है, जो परिवहन पर किया जाने वाला खर्चा होता है ना वही कहलाता है स्थानीयकरण भार। इसमें भाई प्रति इकाई यूनिट पर उत्पादन और कच्चे माल पर किया गया जो परिवहन होता है वो होता है, यानी कि प्रति इकाई यूनिट पर जो उत्पादन हुआ है वो, और कच्चे माल पर जो परिवहन किया गया है वो, ये कहलाता है स्थानीयकरण भार। तो ये था हमारा वेबर का जो लोकेशनल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो थ्योरी थी ये। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, मेन क्या था इसमें। देखो भाई 1 मिनट रुकिए।
सबसे पहले हमने बताया विनिर्माण केंद्र कि कहाँ पे जो कच्चा माल होता है वही क्षेत्र जो होता है वही होता है विनिर्माण केंद्र। 4 तरह के कारखाने होते हैं, कच्चे माल पर बेस, शक्ति पर बेस, श्रम पर और बाजार पर बेस। फिर हमने पढ़ा 20वीं शताब्दी में ये दिया गया था सिद्धांत हूवर, वेबर, प्लेंडर, लॉश और इजार्ड महोदय ने मिलके। और जो लोकेशनल थ्योरी थी उसमें एक टर्म आई थी ऑप्टिमल लोकेशन, यानी कि उद्योग स्थापना हेतु जो भी बेस्ट से बेस्ट जो स्थिति होती है, लोकेशन होती है, वो कहलाती है ऑप्टिमल लोकेशन। फिर अनुकूलतम व्यवहार पर आधारित ये 2 तरह से बताया गया कि भाई पहला होता है न्यूनतम लागत का सिद्धांत जिसके अकॉर्डिंग जो उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। दूसरा होता है अधिकतम आय पर आधारित या फिर बाजार प्रतिस्पर्धा पर आधारित। जो न्यूनतम लागत पर ये सिद्धांत था, यही सिद्धांत था वेबर का, यानी कि वेबर ने जो सिद्धांत दिया था वो न्यूनतम लागत से और अधिक लाभ कमाना, इस पर बेस्ड था। फिर हमने पढ़ा ये उद्योग अवस्थिति सिद्धांत था, इंडस्ट्री लोकेशनल थ्योरी थी वेबर की। ये 1909 में पहले जर्मन भाषा में दी गई, 1929 में इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। फिर कुछ ये इंपॉर्टेंट शब्द पढ़े। सर्वत्र सुलभ पदार्थ वे होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। स्थानीय पदार्थ वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्थान पर पाए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ में चाहे कहीं भी ले जाओ माल को, कच्चे माल को, वो जब प्रोडक्ट बनाओगे तो सेम टू सेम उतना ही वेट रहेगा, नहीं घटेगा, मिश्रित में घट जाएगा। पदार्थ सूचकांक होता है जो कच्चा माल तैयार किया है और जो उत्पादित माल तैयार किया है उन दोनों का भार का जो रेशो होता है वो। और शुद्ध पदार्थ में जो ये सूचकांक होता है ये होता है 1। ठीक है। स्थानीयकरण भार पढ़ा हमने, उसमें जो कच्चा माल है वो दूसरी जगह तक परिवहन करके लेके जाना, ये है स्थानीयकरण भार। फिर हमने पढ़ा आइसोडापेन जो कि मैक्सिमम और जो मिनिमम जो परिवहन का जो खर्चा होता है उसको मिलाने वाली लाइन होती है आइसोडोपेन। फिर हमने ये मान्यताएं पढ़ी थी। उसके बाद पढ़ा हमने परिवहन लागत का प्रभाव, जिसमें हमने पहला पढ़ा एक कच्चा माल और एक बाजार की 3 स्थितियां होती हैं। फिर हमने दूसरा पढ़ा एक बाजार और 2 कच्चे माल की भी 3 स्थितियां होती हैं। ये हमने अलग अलग करके पढ़ा। फिर हमने पढ़ा स्थानीयकरण का त्रिभुज सिद्धांत जो कि वेबर महोदय ने ही दिया था। 2 तरह से था, त्रिभुज सिद्धांत था ये। एक तो था मिश्रित पदार्थ सिद्धांत जिसमें वेट लूजिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं इसको, जिसमें कच्चा माल जो वो प्रोडक्ट बनेगा और जो इंडस्ट्री तक जाएगा ये, तब तक जाते जाते ये इसके वेट में कमी आ जाती है। दूसरा था शुद्ध पदार्थ सिचुएशन जिसमें वेट में कमी नहीं आती माल में। ठीक है। नेक्स्ट है श्रम लागत का प्रभाव। इसमें भी 2 तरह से बताया था भाई, श्रम लागत सूचकांक और स्थानीयकरण भार। जो श्रम लागत सूचकांक था वो तो जितने भी जो श्रमिकों ने जो काम किया है उसका वेतन और रेशियो में निर्मित माल होगा। और जो स्थानीयकरण का भार है उसमें क्या होता है, जो परिवहन पर किया जाने वाला जो खर्चा होता है ना प्रति इकाई यूनिट पर, जो उत्पादन और कच्चे माल पर किया गया है परिवहन, वो होता है स्थानीयकरण भार। तो ये था हमारा ये इंडस्ट्री लोकेशनल थ्योरी बाय वेबर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।